दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं ये कहूं कि सिंपल 1-2-3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। शुरू करना था दोस्तों मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। तो चलिए मौर्य साम्राज्य से अपनी कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात आती है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों कहानी में स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा पीछे से। दोस्तों इसके पहले चल रहा था नंद वंश। कौन सा चल रहा था? नंद वंश चल रहा था। और नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो आपने नाम सुना होगा महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद ये सबसे प्रतापी राजा था और नंद वंश का आखिरी राजा था जिसका नाम था घनानंद। ये वही घनानंद है दोस्तों जिसने बेइज्जती करके चाणक्य को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। बाद में चाणक्य ने क्या किया? कसम खा लिया, ठीक है। चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने कसम खा लिया, ठीक है। विष्णुगुप्त भी उनका एक नाम है। पूछता है चाणक्य का अगर नाम पूछा जाए ना तो याद रखिए इनके 2-3 नाम है। एक तो इनका नाम कौटिल्य मिलता है, एक नाम मिलता है विष्णुगुप्त। क्या नाम मिलता है? विष्णुगुप्त। विष्णु शर्मा मत बोलिएगा, ठीक है, विष्णुगुप्त, इसको याद रखेगा। ये इस तरह से 2-3 नाम मिलते हैं। तो घनानंद याद रखिए। और जब चाणक्य इनके यहां से चले गए तो चाणक्य ने किससे जाकर मिला? चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर मिले और उसके बाद एक सेना बनाकर तब जो है एक रणनीति के तहत घनानंद को हरा करके नंद वंश को समाप्त किया है और तब मौर्य वंश की स्थापना हुई है, ठीक है। नाम क्या है संस्थापक का? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य नाम है इनका, जिन्होंने राजगद्दी संभाली। करा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जन्म से कभी भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि 345 ईसा पूर्व में। दोस्तों ये गद्दी पर कब बैठे थे? तो याद रखिए 323, याद रखेगा 323 से 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। करा सैंड्रोकोट्स नाम से किसकी पहचान की गई है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, प्लस ये भी आता है कि ऐसा किसने, मतलब इसके बारे में किसने खोज पड़ताल किया। पहले तो याद रखिए सैंड्रोकोट्स, नाम याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया गया है सैंड्रोकोट्स के नाम से। और किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया। क्या नाम है? विलियम जोन्स ने किया है सैंड्रोकोट्स के रूप में। पहचान किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में थोड़ा सा उल्टा पूछता है, ऐसे पूछता है कि चंद्रगुप्त की पहचान किस रूप में की गई है, ठीक है। तो आप बताइए सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, आपको नाम पता होगा, याद रखेगा। करा बुलंदी बाग नामक के प्राचीन स्थल जो है कहां स्थित है? यह स्थान बुलंदी बाग, तो दोस्तों ये पटना में है, जिसे हम पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, उससे वहां पर है, ठीक है। पाटलिपुत्र याद रखेगा दोस्तों, ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। किसमें? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? राजा उदयन ने किया था। किसने किया था? राजा उदयन ने। हर प्रश्न को आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप
रूप से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस, कभी कभी तो ऐसा पूछता है कि द प्रिंस के रचनाकार कौन है, क्या बताएंगे? मैकियावेली, ठीक है। या मैकियावेली ने किसका रचना किया, किसकी रचना किया? तो द प्रिंस के, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से मैकियावेली की रचना द प्रिंस है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसी तरह से कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने भी एक किताब लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? इसमें इकोनॉमिक्स नहीं लिखा गया, जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स यहां पे नहीं लिखा गया। फिर क्या लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, तमाम चीजों का वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। क्यों? क्योंकि ये कौटिल्य चाणक्य क्या थे? उनके यहां पर प्रधानमंत्री के पद पर थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो कौटिल्य की रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र रचना का नाम है, याद रखेगा। कह रहा कुम्हार नामक स्थल से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कुम्हार नामक नगर कहां पर है दोस्तों? याद रखिए, ये भी पाटलिपुत्र में है। बुलंदी बाग और ये सब स्थल कहां पर है? पाटलिपुत्र। सैंड्रो कोट्स, अभी मैंने बताया कि सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। और सैंड्रो कोट्स किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा करा और सिकंदर महान की भेंट जो है, भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने किया है। लेकिन मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूं कि कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर मिले नहीं थे। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि जिस समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया था उस समय भारत में नंद वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? नंद वंश चल रहा था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का कोई नामो निशान ही नहीं था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का कोई नामो निशान नहीं था। इस वजह से ये एकदम कंफर्म है कि कभी भी सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन इसके बारे में लिखा है जस्टिन ने, ठीक है, लिख दिया होगा, ठीक है, पता तो है नहीं तो लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। चलिए समझ में आ रहा है ना? इसकी लड़ाई हुई थी लेकिन राजा पोरस के साथ हुई थी, ठीक है, राजा पोरस के साथ हुई थी, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे एक और लड़ाई का नाम सुना होगा, हेराक्लीज, ठीक है, नहीं हेराक्लीज नहीं, एक बहुत अच्छी लड़ाई का नाम है, एक महिला है उसने लड़ा था सिकंदर के साथ। जरा आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ाया आपको एंशिएंट हिस्ट्री की डिटेल क्लास में। आगे देखिए लिख रहा है कि मौर्यकालीन अधिकारी का जो पौतवाध्यक्ष होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में, सीताध्यक्ष पौतवाध्यक्ष, बहुत ज्यादा आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ाता, लेकिन फिर 6 नंबर के चक्कर में आप उलझ कर रह जाते। मैं हर हाल में चाहता हूं कि आपको वर्दी मिले, आपको वर्दी मिले, और जिस रणनीति के तहत मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसी रणनीति पर चलना है। एक हफ्ता आप मेरा साथ दो, कितना? 7 दिन आप हमारे साथ चलो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी मजेदार और कितनी अच्छी हुई है। बाकी के लोगों की क्लास जिन्होंने परचेज किया है आप उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए जीएस का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जीएस और करंट की टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैथ और रीजनिंग पढ़ना शुरू करिए। शुभम सर और विकास सर भी साथ में जुड़े हैं, आप उनकी क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन अधिकारी में जो पौतवाध्यक्ष होता था वो माप तौल का अधिकारी होता था, ठीक है, जैसे आज भी माप तौल वाले अधिकारी होते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से माप तौल को अधिकारी को उस जमाने में क्या बोला जाता था? पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। क्या बोलते थे? पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। आगे देखिए लिख रहा चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है? तो मैंने बताया तो उसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। उसका संबंध किससे? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं से है। आप परीक्षा में देखिए क्या पूछा जा रहा है, जो पूछेगा बताइएगा आप उसको, ठीक है। आगे देखिए अगला दे रहा गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उदनगोलन, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता। बिल्कुल सही है, याद रखिए मास्की गुर्जरा तो पेड है। जब कभी क्वेश्चन आता है किससे? मौर्य वंश से, तो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है, याद रखेगा। यहां पर एक प्रश्न पूछता है कि गुर्जरा मास्की, अशोक का बोल रहा हूं, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कैसे? याद रखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके नीचे आपका बिंदुसार हैं, और उनके नीचे आपका कौन है? अशोक है, ठीक है, तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 4 अभिलेखों से गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदनगोलम, ठीक है, ये 4 अभिलेख हैं जहां से इसके नाम का उल्लेख मिलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए करा यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव
पश्चिमी भारत पर था। अरे पश्चिमी भारत मतलब पश्चिमी साइड में गुजरात है। गुजरात में दोस्तों जूनागढ़ के पास में एक जो है झील था, उसका जीर्णोद्धार कराया था इन लोगों ने। ठीक है, तो याद रखिए रुद्रदामन एक अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसको रुद्रदामन अभिलेख भी कहा जाता है। तो उसके माध्यम से इस झील के जीर्णोद्धार के बारे में भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत पर ध्यान दिया था। किस मामले में ध्यान दिया था? तो झील के जीर्णोद्धार के मामले में ध्यान दिया था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया पेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताया। मैं बता दे रहा हूं आपको क्या हुआ एग्जैक्टली दोस्तों। अगर मैं इनके जीवन काल में सबसे प्रमुख लड़ाई की बात करूं तो मैंने चर्चा किया था आपसे कि याद रखिए 305 ईसा पूर्व, कब? 305 ईसा पूर्व जो सेल्यूकस था, जो कि सेनापति था किसका? सिकंदर का। नाम क्या है? सेल्यूकस। उसने भारत पर हमला किया। ठीक है, उसमें भारत पर मौर्य वंश चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई हुआ। उस लड़ाई में सेल्यूकस हार गया। हारने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम हेलेना था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और अपना एक इतिहासकार जिसका नाम मेगस्थनीज था, उसको यहीं चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में छोड़ दिया। इसी मेगस्थनीज ने आगे चल के इंडिका की रचना किया। ज्यादा नहीं, केवल 7 साल बाद, कितना? केवल 7 साल बाद 298 ईसा पूर्व में, कब? 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया? अपने आप को राजगद्दी से हटा लिया। ठीक है, और संन्यास ले लिया। जैन धर्म का वो फॉलोअर बन चुका था उस समय, जैन धर्म का, ठीक है, फॉलोअर बन चुके थे, था नहीं, बन चुके थे। और उसके बाद उन्होंने संलेखना विधि से, किस विधि से? संलेखना। संलेखना एक विधि होता है जैन धर्म में, जब कोई व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग करना चाहता है तो बिना अन्न जल ग्रहण किए, ठीक है, तपस्या करके वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और इसी माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन पद्धति संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संलेखना विधि में क्या होता है? बिना अन्न जल ग्रहण किए, ठीक है, अपने प्राणों का त्याग कर देना। ठीक है, आगे देखिए, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया? दोस्तों जैसे मापतौल का एक अधिकारी पौत्वाध्यक्ष होता था, उसी तरह से यहां भी भूमि मापन, जो राजस्व संबंधी भूमि होती थी, मतलब जहां से उनको राजस्व मिलता था, तो ऐसी भूमियों का मापन कौन करता था? ये रज्जुक करते थे। कौन करता था? रज्जुक। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, रज्जुक आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन भी पूछा जाएगा। अभी मैं आपके सामने इस तरह से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आप सोचो कि अगर नितिन सर ने 2 दिनों में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दिया, तो जो मैं वीक आपसे मांग रहा हूं, इस पूरे वीक में आपको मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ा डालूंगा। अगर इस वीक में पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाए, जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट पे अगर हम चले ना, तो हर एक सब्जेक्ट को मैं विद इन टाइम समाप्त करके दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का आता है उसको भी लेके चलूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपको दमदार प्रैक्टिस कराया जाए, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कि ये क्वेश्चन भी बाहर न जा पाए। अगर आप सच में वर्दी पाना चाहते हैं तो आपको मेरे अनुसार चलना होगा। आप अपने अनुसार मत चलने की कल्पना करिए, गलती से भी आप अपने अनुसार चलने की कल्पना मत करिए, क्योंकि हर बार आपने अपनी वाली किया है। इस बार मात्र एक बार, मैं पहली बार अभी पेड कोर्स पे काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं, मैं देखिए, मुझे बहुत आगे तक काम करना है, मुझे अभी सिविल तक की पढ़ाई करानी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके साथ मैं अवेलेबल हूं तो आपका सिलेक्शन हर कीमत पर होना चाहिए। आप अपने मन वाली मत करिएगा मेरे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन, अपने मन वाली न करिएगा न सोचिएगा। जो मैं आपको दे रहा हूं बस आंख मूंद कर बिलीव करिए कि नितिन सर ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर दे रहे होंगे। हमारे फ्यूचर के बारे में शायद हम गलत हों, लेकिन नितिन सर अगर सोच रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे। ये बिलीव आपको करना पड़ेगा। अगर आपने बिलीव कर दिया, बिलीव करिए, आपको फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार प्रैक्टिस। आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, उस कोई मायने नहीं रखता। आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से मैं आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊं कि आपको कितनी बातें याद रखना है, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कराता हूं। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। मेरी बात का बिलीव करिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स को अगर अलग कर दें, पूरे जीएस से अगर कुछ भी बाहर से आ गया तो आप बता देना। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा और कमेंट करने का मौका आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं। लेकिन सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से जो प्राप्त हुआ है, ये शहबाजगढ़ी कहां पर है? दोस्तों शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, इन सब का नाम सुना है ना? तो दोस्तों यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ, ये पहली बात, ये अभिलेख है पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी जो जगह है ये पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, तो इसको याद रखेगा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है, आगे लिखा हुआ कौन सा
स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों उस अभिलेख का नाम है भाब्रू का अभिलेख, ठीक है, भाब्रू। इसमें अशोक ने अपने आप को क्या बताया, मगध का सम्राट बताया, और ये भाब्रू पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। कह रहा अशोक के किस अभिलेख से, धम्म महामात्रों की, महापात्र नहीं होते, महामात्र होते हैं, ठीक है, महामात्रों की नियुक्ति के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो धम्म महामात्र क्या करते थे, धम्म माने धर्म का प्रचार करना, धम्म क्या होता था, धर्म का प्रचार करना। और क्योंकि अशोक जो थे वो शुरुआती समय में तो किसी धर्म के फॉलोअर नहीं थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए, ठीक है, उपासक बन गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है इसके लिए काम किया है, ठीक है। सबसे पहले उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने इनको अपना शिक्षा दिया था। तो 5वें बृहत शिलालेख में इन धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई कि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया ताकि बौद्ध धर्म का को बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो सके। इन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को भी क्या भेज दिया, अलग अलग देशों में भेज दिया कि वहां जाओ और जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। आगे देखिए, गुर्जरा, अभी आपको पीछे पढ़ाया हूं, गुर्जरा और मास्की, ठीक है। तो कह रहा गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर जिसमें पढ़ा ना, उटनगुलम, तो याद रखे, कह रहा गुर्जरा लघु शिलालेख कहां स्थित है। ये दोस्तों गुर्जरा जो जगह है ये मध्य प्रदेश में एक जगह दतिया, नाम सुना होगा, दतिया जिला है, वहां पर पड़ता है, ठीक है। गुर्जरा अभिलेख वहीं से मिला है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। देखिए भूमि का अगर मापन करना हो तो मापन करने वाले अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। फिर से मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर भूमि का मापन करना हो तो उसके लिए जो अधिकारी होता था वो रज्जुक होता था। कौन होता था, रज्जुक, ठीक है। रज्जुक ऐसे लिखेगा, रज्जुक होता था। लेकिन अगर मैं उसी अधिकारी की बात कर दूं जो वहां से राजस्व को कलेक्ट करता था, तो कलेक्शन करने का काम सीताध्यक्ष का था। किसका, सीताध्यक्ष का था। अभी कहोगे सब पीछे आप कुछ और पढ़ाए हैं, पौतवाध्यक्ष मैंने पढ़ाया अभी आपको, ठीक है, पौतवाध्यक्ष। याद रखिए पौतवाध्यक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, जो क्या करता है, माप तौल का अधिकारी था, उसको पौतवाध्यक्ष कहा गया। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे, तो 323 से 322, ठीक है। याद रखेगा एग्जैक्ट अगर आंकड़ा बात करेंगे तो 322 मिलता है, कुछ जगहों पर 323 भी मिलता है, लेकिन 323 के आखिरी समय में घनानंद को हरा करके वो आ चुके थे, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त जो संलेखना विधि से जिनकी मृत्यु हुई थी वो जैन धर्म के फॉलोअर थे, जबकि उनका जो पोता था, जिस अशोक की बात करते हैं, वो किस धर्म के थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। कह रहा उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख जिस स्थान से मिले उस स्थान का नाम बताइए, क्या नाम है। तो याद रखिए कलसी का अभिलेख। क्या नाम है, कलसी। सुना है कि नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर यहां पे उत्तर नहीं दिया आई थिंक, ठीक है। तो याद रखेगा कलसी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उत्तराखंड में जिस स्थान से अशोक के शिलालेख मिले हैं उस स्थान का नाम क्या है, कलसी नाम है, कलसी, ठीक है, याद रखेगा। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक में कहां बिताया, मैंने बताया 298 बीसी में संलेखना विधि से बिना अन्न जल को ग्रहण किए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्नाटक में उस जगह का नाम श्रवण बेलगोला है, ठीक है, जहां पर गोमतेश्वर महादेव की, महाबली की, ठीक है, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कौशाम्बी और जो प्रयाग है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अशोक की एक रानी जिनका नाम है कौरवाकी, उनका दान देने का उल्लेख मिलता है और इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। पूछता आपसे परीक्षा में कि रानी का अभिलेख संबंधित है, ऑप्शन देता कौशाम्बी से, गुर्जरा से, मास्की से, कलसी से, शहबाजगढ़ी से, मानसहरा से, नेट्टूर से, उडनगुलम से, कहीं से भी बोल दिया, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि रानी का जो अभिलेख है ये कौशाम्बी या फिर प्रयाग से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो याद रखें दोस्तों, अशोक जो है जब गद्दी पर बैठते हैं, देखिए अशोक के पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों बहुत घनघोर लड़ाई होती है। अशोक के कहा जाता है कि बहुत सारे भाई थे, कहा जाता है कि उनके सैकड़ों भाई थे और उन्होंने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दिया। क्यों, क्योंकि कोई
कोई गद्दी के ऊपर जो है आंच ना आने पाए, कोई गद्दी के लिए जो है विद्रोह न कर दे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने सभी भाइयों को हरा करके या तो मार डाला या तो उन्हें हरा करके शांत करा दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने गद्दी संभाली है। ठीक है, सब कुछ समाप्त करके, और गद्दी पर बैठने के 9वें वर्ष, परीक्षा में पूछता है तो याद रखेगा, यह युद्ध हुआ है और कलिंगा के युद्ध जिसे हम बोलते हैं, कलिंगा के युद्ध याद रखिए। इसमें क्या हुआ था, कलिंग जो स्थान पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है और राजा नंद वहां का राजा था। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 269 बीसी में गद्दी पर बैठे थे, उसके 9वें वर्ष में, यानी 9वां वर्ष चल रहा था, ठीक है, उसी में तो 261 बीसी में लड़ाई हुई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, पहले ही बता चुका हूं, इंडिका नाम है। सेल्यूकस के साथ मेगास्थनीज भारत आया था, उसके बाद भारत ही रुक गया। ठीक है, मौर्यों की जल संसाधन की व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, अभी पीछे पढ़ाया हूं, रुद्रावन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कहां संबंधित है, गुजरात के पास में झील के जीर्णोद्धार से संबंधित है, वहीं जल संसाधन की व्यवस्था का भी उल्लेख है। घुमा फिरा के प्रश्न बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछता है। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, तो इसका जो पुत्र है क्या नाम है, बिंदुसार। ठीक है, उसको कहा जाता एंड्रोकोट्स, तो उसको भी याद रखेगा। बिंदुसार को क्या बोला जाता है, जैसे एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, दो नाम है, दोनों याद रखेगा। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स से जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, अमित्रघात जो नाम है वो बिंदुसार का है। देवनामपीय जो नाम है वो अशोक का है। सब नाम याद रखिए, कई सारे नाम है, जैसे परम भागवत की उपाधि किसने लिया, विक्रमांक, विक्रमादित्य, तो ये सभी जो है गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उन्होंने रखा था, ये सब उनकी उपाधियां थी, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बिंदुसार के बारे में देख लीजिए, 2-3 प्रश्न याद बनता है। एक तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, ठीक है, से मदिरा और सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था कि भाई कोई फिलासफर हमारे यहां भेज दो, थोड़ा अंजीर हो जाए और कुछ मदिरा वगैरह हो जाए। ठीक है, तो ऐसा डिमांड किया था, तो डिमांड के ऊपर भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अशोक के बारे में देखते हैं। हाँ, बिंदुसार के बारे में एक चीज और याद रखेगा कि बिंदुसार के समय में ही सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कब, तो 483 बीसी में। कब, 483 बीसी मतलब ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। और इसीलिए दोस्तों राजगिरी के पास में गुफा था, सप्तपर्णी गुफा। क्या नाम है, सप्तपर्णी गुफा। वहीं पर जो पहली बौद्ध संगीत समिति हुई थी वो वहीं पर हुई थी बिंदुसार के समय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया, ना गलती हो गया। ठीक है, 483 मत याद रखिए। आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं 323 से आगे बढ़ चुका हूं, उनकी मृत्यु 483 में हो चुकी है। ठीक है, गड़बड़ हो गया। इनके समय ये बिंदुसार नहीं, वो बिंबिसार थे, फिर काला अशोक आएगा, फिर अशोक आएगा। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीत समिति हुई, थोड़ा सा माइंड में स्किप कर गया। ठीक है, ये गलती से, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे हटा दीजिएगा। एक्चुअली दिमाग में बिंबिसार आने लगा तो उसको याद रखें, हालांकि आप इसको हटा दीजिए तो ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए गलती से आ गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, कह बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक महान था, और वो 269 बीसी में गद्दी पर बैठा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 269 ईसा पूर्व में अशोक ने गद्दी संभाली है। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक ने अच्छा, बैठने के पहले क्या थे, तो ये अवंती का नाम सुना होगा, अवंती को अवंतिकापुरी भी कहा जाता था, वहां के राज्यपाल के पद पर थे अशोक। ठीक है, बैठने के पहले, और जब बैठ गए तो फिर राजा बन गए। ठीक है, कर मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक जो नाम मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उनरमुलम, तो उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आता है, लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। क्या नाम था, सुभद्रांगी इनके माता का नाम था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा, देश विदेश की यात्रा पर भेजा कि जाओ और धर्म का प्रचार करो। ठीक है, और
लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ो। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसको मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को मिला। ये पेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, इसको याद रखेगा। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता मिली जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात आती मौर्योत्तर काल की। जब मौर्य काल समाप्त हुआ दोस्तों, फिर मौर्योत्तर काल स्टार्ट होता है। ठीक है, मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद का काल। याद रखें, मौर्यों के बाद जो है अनेक वंश आए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, शुंग वंश का, कर्ण वंश का और सातवाहन वंश का। इन तीनों वंश का नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर दोस्तों मैं सातवाहन वंश की बात करूं तो याद रखिए सिमुक ने इस सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सातवाहन शासक जो थे, जैसे बहुत सारे थे, ठीक है, आपने सातवाहन शासकों की खासियत सुना होगा कि सिक्के चलाए थे इन्होंने, शीशे के सिक्के। ठीक है, सातवाहन शीशे के सिक्के चलाए थे। कैसे याद रखेंगे? यहां पर एक शब्द लिखा है वाहन। आजकल वाहनों में जो शीशे होते हैं वो बड़े स्टाइलिश होते हैं, तो ऐसे करके आप याद करो। ठीक है, करा सातवाहनों की राजधानी कहां पर थी? तो ये दक्षिण भारत में आपने आंध्र प्रदेश में अमरावती का नाम सुना होगा, जो अभी राजधानी है। ठीक है, वो इनकी राजधानी थी सातवाहनों की। ठीक है, करा सातवाहन काल की सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? तो सातवाहनों में सबसे प्रमुख शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये माता गौतमी, इनकी माता का नाम गौतमी था, इसीलिए और बहुत मानते थे। आप एक मूवी देख सकते हैं, साउथ इंडियन की मूवी, बहुत बेहतरीन मूवी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी इस सातवाहन काल की। बहुत बेहतरीन राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेड़कटक नामक नगर की स्थापना की, जिसे वेदों में आश्रय कहा गया। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी, मुझे ये चीजें पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने मूवी देखा तो मैंने काफी सारी चीजों को सीखा और समझा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक अखंड भारत का निर्माण करने में अपना पूरा योगदान दिया, क्योंकि आसपास के राजाओं को वो पूरा जीवन ही समझाते रहे कि हमें मिलजुल कर रहना है, हमें एक साथ रहना है। जब हम एक साथ रहेंगे तभी एकता होगी, एकजुटता होगी, और तभी अखंड भारत बना रह पाएगा। उन्होंने बड़ा प्रयास किया। प्लस दोस्तों, उनके यहां पर सभी धर्मों को आश्रय दिया गया था, चाहे बौद्ध थे, चाहे जैन थे, चाहे हिंदू धर्म थे, सभी धर्मों के लोगों को आश्रय दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों कहा गया कि इसे वेदों में आश्रय भी कहा गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, कुछ बातें आती है शक एवं कुषाण वंश से। शक एवं कुषाण वंश से, भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। कर शकों का सबसे प्रतापी, प्रणाली नहीं होगा दोस्तों, सबसे प्रतापी यानी सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था? रुद्रदामन। ठीक है, क्या नाम था? रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम नाम था, जिसका शासन लगभग 130 से 150 ईस्वी में गुजरात के एक बड़े भाग पर था। ये शक राजा था। ठीक है, ये कौन राजा था? शक। शकों का आक्रमण सुना ना, तो ये शक राजा था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज यहां से क्वेश्चन है। नागार्जुन को कहा जाता है, और नागार्जुन कनिष्क के राज दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को, ये किसके राज दरबार में थे? कनिष्क। कनिष्क कुंडलवन कश्मीर का राजा था, वो एक हिंद यवन शासक था। ठीक है, करा इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, किसकी? नागार्जुन की। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसपे आगे चल के आइंस्टीन ने काफी कुछ लिखा। ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कटफिसेस। और इसी का शासक था विम कटफिसेस, जिसने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा, कुषाण वंश का ही राजा था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसका राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? तो याद रखें 78 ईस्वी में। ईस्वी याद रखेगा, क्योंकि अब ईसा पूर्व समाप्त हो चुका है, ईस्वी यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो ईस्वी आ चुका है, शक संवत भी आरंभ हो चुका है। ठीक है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी किसने जारी किए? तो याद रखें, कुषाणों ने जारी किए। प्लस सोने के सिक्के भी किसने जारी किए? और सोने में सर्वाधिक नहीं, सोने में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। और सर्वाधिक अगर वर्ड लगे तो याद रखिए, गुप्त शासकों ने जारी किए थे। मतलब सिक्कों की मात्रा ज्यादा कर दिया किसने? गुप्त शासकों ने। इसको भी ध्यान दीजिएगा। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो देखो, आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर 78, वहां पर 58, टोटल जोड़ेंगे तो 135 वर्ष आ जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, 135 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली
हुई थी। दोस्तों ये कनिष्क का जो साम्राज्य था, ठीक है, राजा कनिष्क का, क्योंकि वो कश्मीर का राजा था तो उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके आगे के स्थानों तक भी इसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि भारत के बाहर भी इसका साम्राज्य था, ठीक है। और भी बहुत सारे राजा हुए हैं जिनका साम्राज्य भारत के बाहर तक था। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। देखिए यहां पर ईसा पूर्व है और वहां पर 78 ईस्वी था। इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो 135 वर्ष आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ईसा पूर्व में है और वो ईस्वी में था। करेक्ट। कलिंग नरेश खारवेल, ये किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग का राजा खारवेल था। जिस समय अशोक ने हमला किया था कलिंग के ऊपर, जिसे हम कलिंग की लड़ाई के नाम से जानते हैं, कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंद मिलता है। उनका नाम क्या मिलता है? नंद। आगे चल के कलिंग नरेश खारवेल का भी वर्णन मिलता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कलिंग दोस्तों अपने यहाँ के हाथी और घोड़ों के लिए जाना जाता था। कलिंग बड़ा फेमस राज्य हुआ करता था। ये अपने हाथी घोड़ों के लिए जाना जाता था, इसीलिए हर एक राज्य इसको जीतना चाहते थे, ठीक है। ये चेदी वंश के राजा थे खारवेल, ठीक है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो पहला ईरानी शासक का नाम था डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम नाम था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस शहर, बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बामियान वो स्थान था दोस्तों, अफगानिस्तान में पड़ता था, जहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमा के लिए दोस्तों आपने दो तरह की शैलियों का नाम सुना, ठीक है। एक तो आपका वो क्या गांधार शैली हो गया, एक आपका मथुरा शैली हो गया। सबसे पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई, लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया। और बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए ये बामियान जो जगह है ये अफगानिस्तान में उस समय प्रसिद्ध था। करा यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर दोस्तों आपने कार्तिक देव का नाम सुना होगा, उनका जो है वर्णन मिलता है, कार्तिकेय का, कार्तिक देव का। तो याद रखेगा कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। वर्णन क्या मतलब? उनका चित्र मिलता है, इसको याद रखेगा। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को क्या मानते हैं दोस्तों? भारतीय यानी जो मथुरा कला शैली था भारतीय कला शैली है, और जो यूनानी कला शैली है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? गांधार शैली कहा गया। क्या कहा गया? गांधार शैली। यहां पर दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने जारी किए थे, और विम किटफिसस जो राजा था उसने जारी किया था। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? कनिष्क जो कश्मीर कुंडलवन का राजा था उसके राज्य वैद्य का नाम क्या था? चरक था। इसी तरह जीवक की बात आती तो बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक था, उसको भी याद रखेगा। भारत के यूनानी शासकों में किसके स्मृत भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित हैं? दोस्तों एक जो है क्या हुआ था? संवाद हुआ था, ठीक है। आपने मिनांडर का नाम सुना होगा, तो वहां से संबंधित है, ठीक है, याद रखेगा। यहां मिनांडर और एक जो है बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके बीच में संवाद हुआ होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने में किसका नाम आता है? तो विम कटफिसेस का नाम आता है, ठीक है। ये कुषाण वंश का राजा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और गुप्त साम्राज्य कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं, आपकी परीक्षा में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। इससे ज्यादा प्रश्न कतई नहीं आएंगे, सिर्फ 1 से 2 प्रश्न। 1 से 2 प्रश्नों के लिए आपको मेहनत कितना करना चाहिए ये तो आप मत डिसाइड करिए, मैं ही बताऊंगा। किसी भी बच्चे को अगर लग रही हो कि नितिन सर की क्लास बड़ी तेज चल रही है, तो याद रखिए भैया एक्सप्रेस क्लास है, ठीक है, और वर्दी की दौड़ लगी है। मार्केट में हर आदमी दौड़ने में लगा है। अगर आप सबसे तेज आज नहीं दौड़े तो याद रखिए आप लिखित परीक्षा कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो यानी जो लिखित मतलब क्या? लिखित मतलब लिखने वाला नहीं, लिखित मतलब जो आपका सीबीटी एग्जाम होना है, आप इसी को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जब क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या? कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्वालिफाई करो मेहनत से, ठीक है, और अच्छे से जो है यहाँ पर देखिए आपको टेस्ट का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी बहुत जल्द हम लोग टेस्ट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करने वाले हैं हर एक टॉपिक पर, ताकि आपकी जो स्ट्रेटजी हो, जो तैयारी हो, और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं, इस बैच से जुड़े हैं, तो सिलेक्शन होना तो तय है, बशर्ते मेरे साथ आप कसम खा जाओ, ठीक है। सब लोग जल्दी से कमेंट करो, कसम खाओ, तुरंत कसम खाओ कि सर हम सिलेक्शन लेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। अरे यार नहीं कर सकते, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लो आपका हाथ है, मैं अपने हाथों पर, आपके हाथ के ऊपर अपने हाथ रख के कसम देता हूँ आपको, और मैं खुद खाता हूँ कि मैं आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। केवल बोल कर नहीं,
एक हफ्ते आप मेरे साथ बने रहो, एक हफ्ते के अंदर अगर आपका दिल कह नहीं दिया कि हाँ इस बार हम सेलेक्ट होने वाले, फिर जो कहोगे हार जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक्सप्रेस की तरीके से पढ़ोगे, देखो जब घोड़े की रेस होती है ना, जब घोड़े की तरह दौड़ोगे, गधों की तरह चलोगे तो गधे ही रह जाओगे। घोड़े की रेस में घोड़ों की तरह दौड़ना शुरू करो, ठीक है। आपको शुरुआत से रेस ही वैसी लगानी है, एकदम डायरेक्शन में बस एक चीज दिखना चाहिए, वर्दी नजर आ रही, सामने कुछ नहीं दिख रहा है। हमको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं पहली बार पेड क्लास में काम कर रहा हूं। इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है भैया, नहीं तो पता है मतलब सब खत्म हो जाएगा। एक जैसे एक हीरो एंट्री मारता है ना, अगर पिक्चर फ्लॉप हो गई, कहानी खत्म, कैरियर चौपट, पहली ही पिक्चर फ्लॉप, ठीक है। तो यहां पर फ्लॉप नहीं होना है, ठीक है। नितिन सर को भी हिट करना है और अपने आप को भी हिट करना है। कैसे? कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है ईमानदारी से। पढ़ने के लिए आए हो ना, खर्चा किए हो ना पढ़ने के लिए, तो पढ़ो आराम से, ठीक है। 3 महीने सिलेक्शन, सैलरी, मस्त हो जाओगे, एकदम चकाचक हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आ जाओ फटाक से। तो गुप्त साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में कहां पर हुआ? ये याद रखिए कौशाम्बी के निकट में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त जी हैं, ठीक है। मेनली इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 320 ईस्वी माना जाता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त हैं। वैसे श्री गुप्त का जो 320 वाला जो समय है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम का समय है, बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे। तो यहां याद रखिए इनका जो समय है वो 240 से 280, ठीक है। ये श्री गुप्त जी का समय जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना किया। गुप्त वंश का प्रथम और महान सम्राट कौन थे? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनकी हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण किया था। तो यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और इन्हीं को गुप्त वंश का मुख्य संस्थापक भी माना जाता है, वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। करा इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसके बाद अपना राज्य विस्तार किया था। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम जी, ठीक है। तो उस समय इनका नाम प्रथम नहीं था, जब द्वितीय वाले आ गए तब प्रथम हुआ, ठीक है। तो याद रखिए उस समय इनको चंद्रगुप्त के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों का क्रमिक पतन कब शुरू हुआ? तो गुप्त काल जब अंतिम समय में चल रहा था तो धीरे धीरे नगरों का पतन होना शुरू हो चुका था, ठीक है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? सबसे स्वर्णिम युग किसको माना जाता है? गुप्त वंश को माना जाता है। क्यों? स्थापत्य कला, साहित्य में, हर चीज में गुप्त काल जो था वो एकदम सर्वोपरि था। शुरुआत में मतलब एकदम उभरता हुआ सितारा था, ठीक है, गुप्त काल। आगे देखिए समुद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त शासक था और समुद्रगुप्त ने इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा क्योंकि पूरे भारत में मतलब अखंड विजेता के रूप में इन्हें जाना जाता था, ठीक है। और इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण किया था। बाद में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने भी इसकी उपाधि धारण किया। किस गुप्त राजा ने एक अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था। तो देवगुप्त जो नाम था दोस्तों वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी का नाम था, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, उनका एक नाम था देवगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो एक बंदरगाह का नाम था, उसका नाम था ताम्रलिप्त। क्या नाम था? ताम्रलिप्त। आप इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, यह समुद्रगुप्त ने किसके समुद्रगुप्त के शासनकाल में तैयार किया गया, जिसमें सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी दी गई है। और दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। कौन थे? हरिशेर, जिन्होंने इसको तैयार कराने में सहायता किया है। प्रयाग प्रशस्ति नाम है, इंपॉर्टेंट है। स्वर्णकालीन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। बाद में शेरशाह सूरी के समय में जब चांदी का सिक्का आया तो उसको रुपया कहा जाने लगा, वरना शुरुआत में दिनार ही कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अरे यार अभी तो शुरुआत हुआ, डरो मत, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? पहले सुनो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी थी? वो यही मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन में 2 मस्जिदें बनवाया। एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया
दूसरा क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, वो अजमेर में बनाया था राजस्थान में, ये दिल्ली में बनाया। दोस्तों जहां पर एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसी के पास में कुतुब मीनार भी बनाया गया है। ठीक है, क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर नहीं, वहां के क्या थे, आपके संत थे, ठीक है, इस्लामिक वाले, तो याद रखें जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, उनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और यहां पर कुतुब मीनार जहां पर है, उसी के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वहां पर एक लौह स्तंभ है, उस लौह स्तंभ को किसकी स्मृति में बनाया गया था, तो कैसा माना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है, तो शकों का नाश करके उनको भारत से खदेड़ कर बाहर निकाला था हमारे सबसे प्रिय गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, तभी तो विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य, इनके राज दरबार में नवरत्न नहा करते थे, नवरत्न, जैसे अकबर के यहाँ नवरत्न तो आगे चल के रहेंगे, इनके राज दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, भाई ज्योतिषी कौन था, उसका नाम था छपड़क। क्या नाम था, छपड़क। ऐसे अमर सिंह थे जो शब्दकोश की जानकारी रखते थे, ऐसे शंकु थे, शंकु का नाम सुना, त्रिशंकु, उनका नाम याद रखे, कालिदास जी थे, सब लोग इनके यहां रहा करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समय लगभग 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक बना रहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम है, उनका समय 320 ईस्वी है, इनका समय 375 ईस्वी है। समय देखिए 55 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और 415 तक इनका समय माना जाता है। ये स्वयं एक विद्वान थे और तमाम विद्वानों के आश्रयदाता थे। जो नवरत्न इनका था कमेटी, वो आश्रय करके लोगों को मतलब बनाए हुए थे, अलग अलग फील्ड के सब मास्टरमाइंड थे। ठीक है, उसके दरबार में, उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की कहानी आपने सुना होगा। ठीक है, वो हो गए, शंकु हो गए, अमर सिंह हो गए, घटकरपर हो गए, वरामिहिर हो गए, वररुचि हो गए, इतने महान महान वैज्ञानिक इनके राज दरबार में रहा करते थे। गुप्तकालीन जो रजत यानी जो चांदी का मुद्रा होता था, उसको क्या बोलते थे, देखिए सोने वाली मुद्रा को दिनार कहा जाता था, चांदी वाली मुद्रा को रूपक कहा जाता था। यही रूपक आगे चल के रुपयकम वर्ड से रुपया बन गया। क्या बन गया, रूपक जो था रुपया बन गया शेरशाह सूरी के काल में, तो याद रखेगा। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, तो उस शासक का नाम था प्रवरसेन। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ने कितना, कौन सा कराया था, अश्वमेध यज्ञ। इसी तरह का अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कराया था। जब किसी राजा को यह ज्ञात हो जाता कि 10 दिशाओं में अब उसको कोई हराने वाला नहीं है, तो ऐसा राजा अश्वमेध यज्ञ कराता है। 1-2 नहीं, 4 अश्वमेध यज्ञ कराया प्रवरसेन प्रथम ने, तो इसको भी याद ध्यान दीजिएगा। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्का जिसे रूपक कहा जाता था, रजत माने चांदी होता है, तो रजत सिक्कों का मयूर शैलों में प्रचलन हुआ। मयूर शैल मतलब जैसे मोर होते हैं ना, मोर की वहां पर डिजाइन बनी थी, उसमें उसने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने कराया है, कुमार गुप्त जी ने कराया। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, नालंदा नामक स्थान पर, उसको आगे चल के दोस्तों बहुत समय बाद जब आपका गुलाम वंश चलता था, उस समय गौरी के मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु उस समय नहीं हुई थी, उसके पहले ही थोड़े से, ठीक है, एक गौरी का गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। वर्ड याद रखेगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने बंगाल अभियान किया था और रास्ते में बिहार पड़ा था। पूरे बिहार में रुक करके इस नालंदा को जला दिया। लाखों की संख्या में किताबें धू-धू करके जल उठी और महीनों तक ये किताबें सुलगती रही। मतलब हमारे देश के जितने भी बेहतरीन चीजें थी वो सभी चीजें जल कर क्या हो गई, राख हो गई। ठीक है, किसने किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया था, खिलजी ने किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कुमार गुप्त ने इस नालंदा की स्थापना कराया था। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। वैसे सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत में कौन सा है, तक्षशिला है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पहला है जहां पर चाणक्य वगैरह रहा करते थे। यहां चाणक्य नहीं थे, ये गुप्त काल में बना है। ठीक है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में यात्रा किया, उस चीनी यात्री का नाम क्या था, उसका नाम था फाहियान। 2 नाम बहुत ज्यादा आता है, वेनसांग और फाहियान। तो याद रखिए, फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, और जो वेनसांग था, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, वो हर्षवर्धन के काल में आया था। ये जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहां से मिला है, एरड़ एक जगह है दोस्तों, वहां से सती प्रथा का एक साक्ष्य मिलता
मिलता है। हालांकि पुराने समय में जौहर वगैरह मिला का, पुराने नहीं, इसके बाद का समय आएगा उसमें जौहर वगैरह का वर्णन मिलता है। उसी को पुराने समय में सती प्रथा बोला जाता था, एरड़ अभिलेख। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यह अभिलेख 510 से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नाम के एक सेनापति की स्त्री ने यह सती हुई थी जाकर के। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। हूणों ने अस्कंद, देखिए सकों की लड़ाई तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी से हुई थी। सकों को खदेड़ करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उन्हें बाहर भगा दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सकों को खदेड़ करके बाहर भगा दिया और हूणों की लड़ाई अस्कंदगुप्त हुई थी। ठीक है, तो हूणों ने अस्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था और अस्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था। हूण बड़े ही नरसंहारी टाइप के व्यक्ति थे। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार अभी आगे वर्णन मिलेगा दोस्तों जब हम बात करेंगे चोल साम्राज्य का। चोल साम्राज्य अपने ग्राम स्वशासन के लिए, अपनी नौसेना के लिए जाना जाता था। चोलों में आपने नाम सुना होगा, राजेंद्र चोल का नाम सुना होगा, राजा राज चोल का नाम होगा। ठीक है, बहुत सारे चोल राजा हुए हैं जिन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार किया और भारत के बाहर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, म्यांमार, इन सभी पर उनका अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो कह रहा वही जो चोल साम्राज्य के राजा थे वो ब्राह्मणों को जो दान दिया करते थे भूमि, ठीक है, वो कर मुक्त हुआ करती थी, उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन, हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। और वेनसांग के शासन काल में हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग आया हुआ था। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत सांस ले लीजिए ताकि मजा आ जाए आपको। ठीक है, थोड़ा जलपान ले लिया जाए। कैसी लग रही क्लास आप सभी को? उम्मीद करता हूं अच्छी ही लग रही होगी। ठीक है, और आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलें, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है इत्मीनान से पढ़ते चलें। एक कंडीशन मेरी याद रखिए, अगर किसी बच्चे को, किसी सिंगल बच्चे को भी ऐसा लगता है कि सर कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो मैं लास्ट टाइम आपसे एक चीज मांगूंगा, मुझे वर्दी चाहिए। मैंने क्या कहा? मुझे वर्दी चाहिए। मुझे जितना मेहनत करना होगा इस क्लास को 1.5 नहीं 2 घंटे नहीं, मैं 4-4 घंटे पढ़ाने के लिए राजी हूं, लेकिन मुझे वर्दी चाहिए। आपको जो चाहिए आपको मैं सब कुछ दूंगा। आप बताओ सर मेरा ये पॉइंट कमजोर है, सर यही वो विषय है, यही वो टॉपिक है जो सर मुझे समझ में नहीं आता। आप पर्टिकुलर कमेंट करो। ठीक है, इसी वीडियो पे कमेंट करो। आपके पास एक कमेंट सेक्शन दिया गया होगा, वो सारे कमेंट हमारे तक आते हैं। मैं एक एक कमेंट रीड करूंगा और मैं आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा, लेकिन बदले में अगर आपकी हर एक बात को मैं पूरा, देखिए इतने सारे बच्चे पेड क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतने सारे, और तेजी से लोग जुड़ भी रहे हैं, तो एक तो आपका 2-3 फर्ज ये भी बनता है कि आप इस क्लास को प्रमोट भी करिए, आगे भी बढ़ाइए, लोगों को बताइए। अगर फ्रेंड सर्कल में आपके कोई है तो उनको बताइए इस चीजों को, ठीक है, कि वो आए और क्लास को देखें और पढ़ें। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों, आप जरा ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई भी डाउट आता है, ठीक है, आप कमेंट करके बताओ, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। बदले में आप वर्दी लाके दोगे, स्टडी 91 को वर्दी आप लाके दोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों इस बार अगले 3 महीना बाद पूरा देश जान जाना चाहिए कि हाँ स्टडी 91 जैसा भी कोई चैनल है जिसकी एंट्री मार्केट में हो चुकी है और लोग सेलेक्ट हो रहे हैं चैनल से। ये होना चाहिए, ठीक है, और ये कराएगा कौन? आप। मुझे नहीं पता कैसे, बट आप कराओगे। मुझे नहीं पता कैसे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, मैं हर एक तरीके से मेहनत करने को तैयार हूं। जैसे आप कहोगे वो पढ़ाऊंगा, जो दिक्कत है वो मैं पूरा कराऊंगा। आप बताओ मुझे कि हाँ सर मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग में हो रही है, सर कंप्यूटर में हो रही है। अभी तो पूरी क्लासेस आपकी चलेगी, सिर्फ 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन। आगे सोचो, पूरा समय बचा हमारे पास। बाकी के 3 महीना नितिन सर क्या करेंगे? क्या बंद हो जाएगी क्लास? नहीं, बंद नहीं होगी। कंटिन्यू 90 डेज तक आपके साथ रगड़ के मेहनत करने वाले, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। क्या करेंगे छुट्टी लेके? हाँ, क्या छुट्टी? कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। दिन भर आप जो है कम से कम 4 से 5 घंटा आप स्टडी 91 पर जमे रहिए। बाकी और भी वीडियोज हैं, आप जाकर स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप जाकर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो रही हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं, आप जाके वहां से जुड़िए और चीजों को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। बताया तो सोने को लेकर के 2 बातें आती हैं। एक तो शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाणों ने जारी किया। और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने जारी किया, ठीक है।
ये भी याद रखेगा। गुप्त शासकों ने अजंता की गुफाओं का भी निर्माण कराया था। अजंता जिसे कोई नहीं जानता, गुप्त शासक, ठीक है, तो याद रखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पहली बार किसी ने सती होने का प्रमाण 510 में दिया, वही भानुगुप्त जो थे उन्हें संबंधित है। एरड़ अभिलेख नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता? तो जो वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं होती थी उनको गुप्त काल में गणिका बोलते थे। क्या बोलते थे? गणिका कहा जाता था, तो ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और गुप्तोत्तर काल के शासन के बारे में चर्चा करते हैं। लिख रहा है चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? देखिए, गुर्जर प्रतिहार कहिए या फिर राष्ट्रकूट वंश कहिए, इसकी स्थापना किसने किया था? किसने किया था जल्दी बताओ? दंती दुर्ग ने किया था, ठीक है। क्या नाम था? दंती दुर्ग ने किया था, इंपॉर्टेंट है। मौखरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? कन्नौज हुआ करती थी। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, बाद में प्रसिद्ध होगा इत्र नगरी के नाम से, ठीक है। आज भी प्रसिद्ध है इत्र नगरी के नाम से, वहां पर इत्र बनता है। इत्र माने परफ्यूम, सेंट, ठीक है। तो याद रखें, मौखरी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था, ठीक है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वो आयोजन करते रहते थे जिसमें अलग अलग धर्म के महान महान लोगों को बुला करके वो चर्चा करते थे धर्म पर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल जो जगह था दोस्तों, वो लोहे के उपकरणों के लिए फेमस था। उपकरण माने क्या? उस समय टीवी, एसी, फ्रिज थोड़े मिलता था, वॉशिंग मशीन थोड़े आता था। अरे वो लोहे के जो यंत्र बनते थे, अब लड़ाइयां करने के लिए सब बनते थे, वारंगल उन्हीं के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था 3री शताब्दी में, ठीक है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वैसे जब कभी हर्षचरित किताब का नाम आता है ना, लोग ज्यादातर दिमाग में ही रखते हैं कि लगता है हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने किया। गलत हो जाएगा दोस्तों। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया। मैं कई बार आपको पढ़ाया हूं, हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका का नाम सुना होगा, नागनंद का नाम सुना होगा, ये सब की रचना किया है, ठीक है। कराय राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित किया था? तो मौखरी वंशों की राजधानी कन्नौज थी, वहीं पर बाद में इन्होंने अपनी भी राजधानी ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है। वेनसांग ने किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। सिंपल है। हर्षवर्धन के 3 नाटक या 3 रचनाएं कौन सी है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है, नागानंदन। तो याद रखेगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदन, ठीक है। बाकी जो क्या था, बाणभट्ट था, वो उन्होंने अलग रचना किया, ठीक है। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बनवाया था किसने? कुमारगुप्त ने। नष्ट किसने किया? मोहम्मद गौरी का गुलाम है, आगे चल के नष्ट करेगा, उसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो उसको भी याद रखेगा, बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ये इसका पल्लव वंश, पल्लव याद रखे, पल्लवों ने मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव शासकों का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। 275, ये वही समय दोस्तों, अभी देखिए जब गुप्त वंश वाला चल रहा था काम, ठीक है। 375 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना होगा ना, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। इस समय गुप्त वंश बन चुका था, 240 से 280 तक चला था ना, तो ध्यान दीजिएगा। ये गुप्त वंश में जो श्रीगुप्त थे संस्थापक, उनके समय की बात कर रहा हूं। तो याद रखिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे, और इसकी जो राजधानी थी एक कांचीपुरम थी, कांची, ठीक है, दक्षिण भारत में कांचीपुरम है, आप जानते होंगे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन है? अपराजिता नाम है, अपराजिता, ठीक है। वैसे अपराजिता माने होता है जब कभी पराजित न हुआ हो, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मत्त विलास प्रहसन के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है महेंद्र वर्मन जी। इस बार आपका जो बीईओ की एग्जाम हुआ था उसमें महेंद्र वर्मन का नाम पूछा था, ठीक है। तो मत्त विलास प्रहसन के रचनाकार है महेंद्र वर्मन। राजा थे, उसके बाद भी इन्होंने लिखा मत्त विलास प्रहसन। नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका भी नाम आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, नरसिंह वर्मन का नाम सुना होगा आपने, कोणार्क के सूर्य मंदिर से जुड़ा हुआ इनका नाम है, वो भी ध्यान दीजिएगा। चालुक्य, अब देखिए 2 तरह के चालुक्य थे, एक वातापी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य। आपको ध्यान देना है, प्रश्न कहां पूछा जा रहा है। लिख रहा, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने किया था, और इनकी राजधानी क्या थी? वातापी। कल्याणी वालों की राजधानी कल्याणी थी, इसलिए उन्हें कल्याणी का चालुक्य कहा जाता है। करा, इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन प्रथम का, पुलकेशिन द्वितीय का। दोस्तों, इनकी लड़ाई किसके साथ हुई थी?
थी? हर्षवर्धन के साथ हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी हर्षवर्धन के साथ। नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पुलकेशिन प्रथम पहला राजा था, कीर्तिवर्मन दूसरा था, पुलकेशिन द्वितीय तीसरा था, विक्रमादित्य हो गया, फिर विनयादित्य हो गया, फिर विजयादित्य हो गया, ठीक है। विक्रमा, फिर विनया, फिर विजया, ये तीनों याद रखेगा। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को याद रखे लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। बादामी यानी वातापी को बादामी भी कहा जाता था, ठीक है, इसको याद कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया, क्योंकि इसके बाद कभी पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन नहीं मिलता। यही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, वो भी आप याद रखेगा। और नरसिंह वर्मन ने इनको मारने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण किया, उसको भी ध्यान दीजिएगा। राजा एक है, चोल राजा है, राजा राज प्रथम, नाम सुना होगा। राजा राज प्रथम ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां पर नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। शैव धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। और तंजौर में इन्होंने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करा। इनका नाम राजा राज था, तो राज राजेश्वर इनके नाम पर आधारित है। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। 1200 द्वीपों पर अलग अलग जगहों पर भारत का कब्जा हुआ करता था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन बना? तो याद रखें दोस्तों, चालुक्य वंशी में पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश दोस्तों, ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए और ग्राम स्वशासन, दोनों याद रखिएगा, ग्राम स्वशासन और नौसैनिक शक्ति, कभी दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चोल वंश उसके लिए जाना जाता था। मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पहले ही बताया, मामल्ल, वैसे पल्लव, ठीक है, ल याद रखेगा, तो ल ये पल्लव वंशी शासकों द्वारा कराया गया। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण भी पल्लव शासकों के द्वारा ही कराया गया। और अगर एग्जैक्ट नाम पूछे तो नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आप यहां पे याद रखेगा। कवि कालीदान के नाम, कवि कालीदान के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है दोस्तों? तो याद रखिए, कालीदान नहीं कालिदास होगा। यहां पे हम भी कहें यार कौन कालीदान आ गया, ऐसा कोई तो था नहीं, ठीक है। तो कवि कालिदास हैं। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहां पर उनके राजदरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। तो याद रखिए, यहां पर जो ऐहोल अभिलेख है उसमें इनका उल्लेख मिलता है। तमिल रामायणम का नाम सुना होगा अथवा रामावतारम का नाम सुना होगा। इसके लेखक कौन है? तो नाम है कंबन। कंबन ने लिखा है तमिल रामायण, जिसमें जैसे भारत में वाल्मीकि जी को जाना जाता है, वैसे याद रखें दक्षिण भारत में तमिल रामायण के लिए कंबन को जाना जाता है। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता था और नौसेना के लिए, दोनों बता दिया। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। दक्षिण भारत को प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों, तक्कोलम का युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध था। ये चोलों और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में हुआ था, फिर कहानी खत्म हो गई थी यहां पर चोलों की, ठीक है। तक्कोलम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से किया गया है, पेरिप्लस ऑफ द अरेबियन सी एरिथ्रियन सी भी कहा जाता है। अरिका मेडू का नाम सुना होगा आपने, इसको याद रखेगा, अरिका मेडू, ठीक है। मेडू से अरिका मेडू याद रखेगा। तोलकप्पियम ग्रंथ दोस्तों किससे संबंधित है? ये दक्षिण भारतीय ग्रंथ है जिसमें व्याकरण और तमिल व्याकरण के बारे में बताया गया। तोलकप्पियम याद रखेगा। और कंबन का तमिल रामायण भी आप याद रखेगा। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? इसको बोलते थे, जो उपजाऊ कृषि भूभाग होता था उस भूमि को ही मरुदम कहा जाता था। मरुदम मतलब खूब दम लगा के, उसमें मरुस्थल नहीं है, ठीक है, मरुदम, ठीक है, उपजाऊ भूमि होता था उसको मरुदम कहा जाता था। अब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा भी हम लोग कर ही लेते हैं। समझ में आ रहा है? मजा आएगा यार, मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ, ठीक है। पूरा जीएस नितिन सर के भरोसे छोड़ दो। आप कहोगे सर आप जिस स्पीड से पढ़ा रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है महीने भर में सारा कोर्स ना खत्म हो जाए। अरे कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम कहां छोड़ के जा रहे हैं? 90 डेज में पूरे कोर्स का उठा पटक कर देंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा। जीएस का धुआं धुआं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के वर्दी लानी है ना, वर्दी लानी कि नहीं, तो स्ट्रेटजी में मेंटेन करके चलता हूं। देखो मैं ऐसा इंसान हूं, ठीक है, कि अगर मुझे पता है कि मेरे पास यहां पहुंचने के लिए 90 डेज का समय है तो मैं उसको 90 डेज मानता ही नहीं हूं। मुझे लगता है यार कि ये 90 दिन का काम, अगर 90 दिन आपके समय है और 90 दिन आप लेके चल रहे हो, पूरे भारत में सब 90 दिन लेके चल रहे हैं यार, सब 90 डेज लेके चल रहे हैं। ये बताओ जो काम सब कर रहे हैं वही काम आप करोगे, लिख के दे दूं सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के दे दूं सिलेक्शन नहीं होगा। पूछो क्यों तो बता दूं, साबित कर दूंगा मैं। यार एक बात बताओ, एक आपने मैथ में एक सवाल देखा होगा
कि एक चोर था, वो चोरी करके भाग रहा है। कितने की स्पीड से? चोर एक बाइक लिया हुआ है और वो 40 की स्पीड से या मान लो 60 की स्पीड से क्या कर रहा है, अपनी बाइक को चला रहा है। उसको एक पुलिस को जानकारी हो गया, पुलिस वालों को। पुलिस वाले आधे घंटे बाद एक कार लेके निकले, एक बढ़िया कार लेके निकले। कितने स्पीड में? 60 की स्पीड में निकले, ठीक है। अब वो चोर को कब पकड़ पाएंगे? पूरे जीवन कभी नहीं पकड़ पाएंगे, पूरे जीवन वो कभी पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? अब कई लोग परेशान, सर कैसे नहीं पकड़ पाएंगे, पुलिस ने पकड़ लेंगे। अरे कैसे पकड़ लोगे, ये भी 60 में भाग रहा है, तुम भी 60 में भाग रहे हो, पकड़ कैसे लोगे? ये तो मन का वहम है। अब एक बात बताओ, इसी चीज की तुलना मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास भी 90 डेज है, आपका जो कंपटीटर है उसके पास भी 90 डेज का समय है। आप भी 90 दिन में तैयारी करोगे, वो भी 90 दिन में तैयारी करेंगे। कौन आगे जाएगा? सर कोई नहीं, कोई नहीं आगे जाएगा। पता है कौन आगे जाएगा? जिसने अपनी तैयारी इसके हाफ टाइम में पूरा कर दिया। हमको 45 दिन में पूरा करना है। अरे स्टडी 91 पे हो यार, स्टडी 91 पे पढ़ रहे हो, नितिन सर से पढ़ रहे हो। अब 45 दिन में अगर आपने कोर्स को समेट कर मुट्ठी में न भर लिया तो फिर मजा क्या है? हाँ, 90 दिन का कोर्स चाहिए आपको, 90 दिन का चाहिए, देता हूं 90 दिन का कोर्स। हाँ, पढ़ेंगे पूरा 90 डेज, लेकिन 45 दिन से 50 दिनों में मैं सारा कोर्स क्या कर दूंगा? ओवर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा विद करंट अफेयर। यार लिख के रख लो, ठीक है। और बाकी के 45 दिन सर, बाकी के 45 दिन क्या करेंगे? मनोरंजन करेंगे, ठीक है। और रोज पेपर सॉल्व करेंगे, रोज रोज रोज। जब पर डे आपका एक पेपर होगा ना, सीबीटी एग्जाम कराऊंगा और ऐसे ही पेपर दूंगा, रोज 50 क्वेश्चन, रोज 50 क्वेश्चन। देखता हूं कि परीक्षा में, पता है बीओ के लिए केवल 10 सीरीज बनाया था, 10 में से 50 ला दिया। आप में तो मेरे पास 45 दिन का समय है, ठीक है। 40-35 दिन का समय तो यूं चुटकी में है। महीने भर अगर मैंने टेस्ट सीरीज आपको बना के दे दिया ना, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे कर दे। ऑल टू ऑल सिलेक्शन लेके जाऊंगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहो। मैं बहुत स्ट्रेटजी के साथ, बड़ा मतलब मन से आया हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं एकदम डंका बजा देना है। यही नहीं, आगे यूपीएसआई की क्लास देने जा रहा हूं, बिहार एसआई की क्लास बनाने जा रहा हूं। मतलब जितना एग्जाम आ रहा है उन सब के लिए क्लासेस बनाने जा रहा हूं। कसम से बस आपका साथ मिल जाए, मुझे अच्छी स्टूडेंट मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अच्छी स्टूडेंट मिल जाए। याद रखे, वर्दी तो पहनाना ही है, कोई इसको रोक नहीं सकता। बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है, आपने खजुराहो का नाम सुना होगा। खजुराहो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर सेक्स टेंपल बना हुआ है। यहां पर जो मंदिर है, उन मंदिरों के बाहर जो आकृतियां हैं वो एक सेक्सुअल आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेगा। आप गूगल कर सकते हैं, हर चीजें यहां दिखाने लायक नहीं होती हैं। लेकिन खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर, ये किस पर समर्पित है? वहां पर जितने मंदिर मैक्सिमम वो सभी भगवान शिव को ही समर्पित है, ठीक है। तो ये भी क्या है? मातंगेश्वर। वैसे भी मातंगेश्वर भगवान शिव को ही कहा जाता है। मे भी आप लोगों को ना पता हो, बट इसको आप ध्यान दीजिएगा। करा है कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं, कन्हेरी का गुफा का नाम सुना होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में है कन्हेरी। एक बराबर का है, वो अलग है। ये कन्हेरी की गुफा है, कन्हेरी का गुफा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कन्हेरी का ले तो याद रखिए, जहां पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है दोस्तों? त्रिमूर्ति मतलब जहां से त्रिमूर्ति मिल रहा है, 3 मुंह वाले भगवान शिव की मूर्ति यहां पर है। ये एलिफेंटा में, यहां बड़े बड़े हाथियों के जो है डिजाइन बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा रखा गया है। ये मुंबई में पड़ता है। महाराष्ट्र से जहां ताज होटल, वहां से थोड़े दूर जाने पर एलिफेंटा एक अलग से द्वीप है, वहां पर है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के सेक्स टेंपल का निर्माण कराया गया, ठीक है। खजुराहो के चंदेल शासक जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया 950 से 1050 ईस्वी। इसी समय गजनवी ने भारत पर हमला किया था। गजनवी वही है, ठीक है, जिसने बल भर जो है भारत को लूटा। गजनवी, महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं, गौरी की बात नहीं करो, गजनवी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाओं का निर्माण किसने कराया है? एलोरा। रा से राष्ट्रकूट आपका उत्तर है, ठीक है। तो याद रखिए, एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। यहां पर बौद्धों से संबंधित, जैन से संबंधित, हिंदू से संबंधित सभी के लिए गुफाएं बनी हुई, सबके लिए, ठीक है। एलोरा में करा। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र में किसने कराया? किसने कराया? याद रखें, गुप्त शासकों ने। अजंता जिसको कोई नहीं जानता, ठीक है। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध शासकों ने गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया है। एलोरा
पेगोड़ा का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने कराया, बता दिया। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? दोस्तों कैलाश मंदिर। एलोरा जहां पर है वहां पर कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर बनाया गया है। पता क्या क्या खासियत है? एक पत्थर को काट के पूरा मंदिर बना दिया गया। सर जान दो, बहुत ज्यादा फेंक दिया। अरे फेंक नहीं दिया, एक बार गूगल कर लो, होश उड़ जाएंगे। मंदिर को देख करके अंदर से मन करेगा कि काश मौका मिल जाता, आज ही दिखाते हैं। कैलाश मंदिर दोस्तों उसकी खासियत है सिर्फ एक इतना बड़ा पत्थर जो पहले से वहां विद्यमान था, मतलब पहाड़ों को काट करके, मतलब पूरे पत्थर को ही काट करके एक मंदिर की संरचना देना, कितना कठिन। एकाश में पत्थर, एक पत्थर से पूरा मंदिर बनाया गया है। वो मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने इसको बनाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क कहां पर है? ये उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क में सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। कराया इस सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो याद रखिए नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। ठीक है, आगे देखिए। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? वही जो सन टेम्पल है, ठीक है, उसी को काला पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा पूछता है परीक्षा में, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? वैसे सूर्य मंदिर कई जगह पे है, आपके उड़ीसा में है, जम्मू में है, आपके गुजरात में। मोढेरा वाला तो कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? लिंगराज मंदिर यहीं का फेमस है, भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, और पुरी में जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। तो लिख रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? आपने सुना होगा बेसर शैली, नागर शैली। इनका निर्माण नागर शैली में हुआ है। किसमें? नागर शैली में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों का सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर में से एक है। परीक्षा में पूछता है लिंगराज मंदिर कहां पर है? बताइए भुवनेश्वर में। कह रहा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण, रथ मंदिर जो है किसने बनवाया है? तो महाबलीपुरम पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर सोनगिरी, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सोनगिरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में है, कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। ठीक है, तो याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ही हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। आदि शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ का स्थापना किया, 4 मठ बनाए हैं। एक मठ है उत्तराखंड में, ठीक है, ज्योतिर्मठ। शारदा मठ है द्वारका में, गोवर्धन मठ है पुरी में, पुरी मतलब जगन्नाथपुरी में, और जो वेदांत मठ है श्रृंगेरी में है। ठीक है, तो याद रखेगा यह आदि शंकराचार्य केरल से बिलोंग करते थे, केरल में इनका जन्म हुआ था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है। पंचायतन क्या है? ये मंदिर रचना की शैली है। जैसे क्या होता है? जैसे बेसर शैली है, नागर शैली है, ऐसे ही पंचायतन भी क्या है? मंदिर रचना की एक शैली मानी जाती है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस शैली का उदाहरण है? बताइए, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो वहां पर जो भी चीजें हैं द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है, यहीं पर राजा राज चोल ने एक भव्य जो है भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण कराया, नंदी की मूर्ति स्थापित कराई। ठीक है, बोरोबदूर ये प्रख्यात स्तूप है। बताइए बोरोबदूर कहां पर है? बोरोबदूर भारत से बाहर स्थित है, विदेश में स्थित आपका ये है। ठीक है, बोरोबदूर, तो ध्यान दीजिएगा। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहां पर है? माउंट आबू दोस्तों जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको माउंट आबू भी बोलते हैं, जिसको गुरु शिखर भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सफेद संगमरमर से बना बेहतरीन मंदिर। गूगल सर्च करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखें सिरोही जिला में पड़ता है। जिला मुझे नहीं पता था, अभी पता चला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों के बारे में जान लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है प्रश्न बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो, सब प्लस ही प्लस है, जल्दी से। हाँ देखो, इस बार सिलेक्शन हो रहा है चुटकी में, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। पता है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मेरा टाइम खत्म हो जाए और जल्दी से एग्जाम की डेट आ जाए, क्या मजा आ जाएगा ना। ठीक है, एक हफ्ता बीतने दो, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। चलो, प्रसिद्ध हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक है दायभाग, नाम सुना होगा, मिताक्षर और दायभाग का। दायभाग के रचयिता कौन है? जीमूत वाहन है। कौन है? दायभाग के जीमूत वाहन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
आगे देखिए कल्हड़, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है, कल्हड़ द्वारा रचित है। इसका अगला भाग किसने बढ़ाया, तो दो इनके जो हैं नीचे वाले थे, एक का नाम है श्रीवर और एक का नाम है जोनराज। जोनराज हमेशा भूल जाता हूं मैं, ठीक है, राज यात्रा था, जोनराज भूल जाता हूं, जोनराज और श्रीवर, ठीक है। तो याद रखें कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। पंचतंत्र की कहानियां का नाम सुना होगा, पंचतंत्र के रचना का नाम क्या है। पंचतंत्र एकमात्र ऐसी किताब है जिसका सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किया गया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किस किताब का हुआ है, पंचतंत्र का हुआ है, ठीक है, बहुत सारी भाषाओं में। और इसके रचनाकार का नाम क्या है, विष्णु शर्मा, गुप्ता मत करिएगा, विष्णु शर्मा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है, तो पाणिनि रचनाकार है अष्टाध्यायी का, याद रखेगा। चरक संहिता, संहित नहीं संहिता करिएगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखा है, जाहिर सी बात है चरक ने लिखा है। चरक जो है दोस्तों ये राज दरबार में थे, किसके यहाँ थे, तो आपने नाम सुना होगा कनिष्क के यहाँ पर थे, ठीक है, कनिष्क के यहाँ पर, ठीक है, नागार्जुन भी वहीं पर थे। तो चिकित्सा संबंधित राजवैद्य थे, तो चिकित्सा ही होगा ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय की लड़ाई का वर्णन करते हैं, तराइन वाली लड़ाई जो हुई थी, तराइन प्रथम तराइन द्वितीय, 1191 1192 लिखो भैया, नोट करो, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, ठीक है, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो याद रखेगा पृथ्वीराज रासो में उन्होंने वर्णन किया है, किसने, जो दरबारी इतिहासकार थे चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है, 10 कुमार चरितम परीक्षा में बहुत आता है, 10 से याद रखे, दंडी मार देंगे 10 डंडा टूट जाएगा, पढ़ाई लिखाई करो ध्यान से, ठीक है। दंडी याद रखेगा, दंडी ने रचना किया है 10 कुमार चरितम का। गणित की एक पुस्तक लीलावती, लीलावती किसने लिखा, लीला किसका, भास्कराचार्य का। भगवान सूर्य का लीला देखिए, भास्कराचार्य, भास्कर किसे कहा जाता है, सूर्य को ना, ठीक है। तो याद रखे भास्कराचार्य, ठीक है, ये गणित की पुस्तक, ठीक है। हमको लगा यार माइक ऐसा तो नहीं है कि माइक बंद हो गया, हेलो हेलो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, गणित की पुस्तक, माइक कभी बंद हो जाता है, बड़ा टेंशन हो जाता है, इतना मेहनत से पढ़ो, पता चला माइक ऑफ हो गया, गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो गणित की पुस्तक है लीलावती, उसको लिखा किसने, भास्कराचार्य जी ने लिखा है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे, तो जयदेव दी लक्ष्मण सेन, सेन वंश के राजा थे, लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करते थे, क्या नाम था, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिताकार हैं, ठीक है। गीत गोविंद बड़ा इंपॉर्टेंट किताब, इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है मिलिंद पन्नो किस भाषा का ग्रंथ है, इसको पाली भाषा में तैयार किया गया। मिलिंद पन्नो में मिनांडर का उल्लेख मिलता है ना, उसको भी ध्यान दीजिएगा। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, अरे हर्षवर्धन जी ने लिखा है, किसने, हर्षवर्धन। और हर्षचरित किसने लिखा है, हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, किसने, बाणभट्ट ने। शिलप्पाधिकारकम के लेखक कौन है, शिलप्पाधिकारकम के लेखक का नाम है इलंगो, क्या नाम है, इलंगो, ठीक है। शिलप्पाधिकारकम, थोड़ा मस्ती में पढ़ो, ठीक है, मजे से, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, याद रखेगा। संस्कृत ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। इसके लेखक कौन है, जयानक, विजय की बात कर रहे हैं ना, जय जय, जिसकी विजय होती है, जय हो जय हो, जयानक जय हो, पृथ्वीराज विजय, तो विजय से याद रखेगा जय हो, जयानक, ठीक है। परीक्षा में आए तो याद रहना चाहिए ना, ठीक है। विश्वकोशी ग्रंथ, ठीक है, विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है, वैसे एक जो है शब्दकोश तैयार किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यहां पर उनके नौरत्नों में से एक थे जिनका नाम था अमर सिंह, ठीक है। वो उनकी फिलहाल यहां पे चर्चा नहीं हो रही, यहां पर विश्वकोशी ग्रंथ की बात हो रही है और बृहत संहिता में इसका वर्णन मिलता है। सौंदर्यानंद की स्थापना रचनाकार कौन है, अश्वघोष जी हैं, सौंदर्यानंद, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नों में राजा मिनांडर, जिसको राजा मिलिंद भी कहा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन गया इनके ऊपर, इनके में, और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ संवाद हुआ है, जैसे नचिकेता और यम का हुआ था कठोपनिषद में ना, नचिकेता और यम का संवाद कहां मिलता है, कठोपनिषद में, वैसे यहां पर है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। गाथा सप्तशती, देखिए गाथा के बीच में कामा नहीं रहेगा, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखें इनके एक राजा थे, राजा हाल, ठीक है, उन्होंने तैयार किया है, ठीक है, गाथा सप्तशती, ठीक है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं, वही लीलावती का भास्कराचार्य जी ने, ठीक है, याद रखेगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सुंग काल के शासक पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे और उनके पुरोहित भी थे।
दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए। ठीक है, बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।